नमस्कार बच्चों। तो हमने कल डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए थे। 7 तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जैसा कि आपको मालूम हो। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था परसेंटेज वेट बाय वेट, फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर पीपीएम, पीपीबी, उसके बाद मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी। ओके, 7 तरह के कंसंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस किए थे और उन पे हमने 3 एग्जाम्पल लगाए थे। फिर मैंने आपको 5 क्वेश्चन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के होमवर्क दे दिए थे। क्या आप वो ट्राई करके आए हैं? उम्मीद है आप ट्राई करके आए होंगे, उम्मीद है मुझे। तो आइए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। चला जा भाई। वापस आ रहा है क्या? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया। पेज बाय पेज जा रहा है बिल्कुल। चलिए, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। किया सबने ट्राई? भाई क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि हमें मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज हमने कल कुछ सीखा था क्या? मास परसेंटेज जैसा, अरे भाई परसेंटेज वेट बाय वेट, वही तो मास परसेंटेज होता था। ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि मास ऑफ बेंजीन, एक मिनट, मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन यहां पे किस तरह एक्ट कर रहा है? सल्यूट की तरह। और CCl4 किस तरह एक्ट कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह, क्योंकि इसमें दे रखा है ना कि बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि बेंजीन इज एक्टिंग एज, बोलिए भाई, सल्यूट की तरह। और ये CCl4 किसकी तरह? सॉल्वेंट की तरह। ये है हमारा सॉल्वेंट। अच्छा, तो मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 22 ग्राम। मास ऑफ CCl4 कितना दे रखा है? 122 ग्राम। ठीक है। अब मान लीजिए हमें परसेंटेज वेट बाय वेट बेंजीन निकालना हो, हम कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ कंपोनेंट वाज मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमें बेंजीन का परसेंट वेट बाय वेट निकालना है तो हम लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, साइड हो गया। अब अपना काम करते हैं, इनटू 100। मास ऑफ बेंजीन क्या हमें दे रखा है? 22 ग्राम डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। भाई कितने कंपोनेंट से मिलकर ये सोल्यूशन बना है? 2 कंपोनेंट, एक है बेंजीन, एक है CCl4। दोनों का मास ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 22/22 प्लस 122 इंटू 100। ठीक है, विच इज 22 अपॉन कितना 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 144 इंटू 100। कैलकुलेट करिए,
कैलकुलेट करिए और बताइए। मैं भी कैलकुलेटर का उपयोग करूं। किसी को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो कितना कितना 15.27%। गुड। हाँ, राउंड ऑफ करके 28 आएगा। ठीक है, 27 हो 28 हो, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज वेट बाय वेट CCl4 निकालना हो हमें, तो हम क्या करेंगे? सेम चीज कर सकते हैं, मास ऑफ CCl4 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये करेंगे ना। अच्छा, अब मैं इस तरह से नहीं करूंगा। जब दो ही कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, तो अगर एक का परसेंटेज 15.28% होगा तो दूसरे का 100 माइनस 15.28 होगा। जब दो ही कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, एक का परसेंटेज अगर 15.28 होगा बाय मास, तो दूसरे का क्या होगा? 100 माइनस 15.28%, यानी कि जितना भी आ गया लगभग आ जाएगा 84.72%, ऐसा कुछ। ठीक है, 84.72%। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन पे चले। इसकी फोटो खिंच जाएगी और ये गायब हो जाएगा। हाँ, चलिए। बोल रहे हैं ये महाशय कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। फिर से वही, बेंजीन है और CCl4 है, 30% बाय मास इन CCl4, यानी कि ये अभी भी सल्यूट की तरह काम कर रहा है, ये अभी भी सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। और इस स्टेटमेंट का मतलब मेरे दोस्तों देखिएगा, स्टेटमेंट का मतलब मैं ये निकाल रहा हूं कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है बेंजीन और CCl4 का, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है बेंजीन और CCl4 का, तो उसमें 30 ग्राम बेंजीन होगा। भाई परसेंट बाय मास का ये मतलब होता है ना, x% बाय मास का मतलब होता है x ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। x% बाय मास का मतलब होता है x ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहां पे 30% बाय मास बेंजीन है इन CCl4, तो 30 ग्राम बेंजीन इन 100 ग्राम सोल्यूशन। किसी को कोई भी दिक्कत? अच्छा, तो अगर 30 ग्राम बेंजीन है 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो दोस्तों ये बताइए कि CCl4 का मास कितना हो जाएगा? क्या वो हो जाएगा 100 माइनस 30 विच इज 70 ग्राम। 70 ग्राम, ठीक है, हो गया। हमारे पास बेंजीन का मास आ गया, हमारे पास CCl4 का मास आ गया। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दोनों के मोल्स पता होने चाहिए, दोनों के मोल्स पता होने चाहिए। तो हम दोनों का मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ बेंजीन, वो क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 78, 78 बेंजीन का। भाई C6H6 यही तो होता है बेंजीन। 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 विच इज 78। तो 30/78। अच्छा, ये आ गया क्या? मोल्स ऑफ बेंजीन। मोल्स ऑफ CCl4 निकालिए भाई। गिवन मास 70, 70 डिवाइड बाई ये आ गया CCl4 ना 12 और 71, 142 प्लस 12 154 हुआ इसका मोलर मास। ठीक है भाई, एक क्लोरीन एटम का कितना होता है? 35.5। एक क्लोरीन एटम का होता है 35.5। यहाँ पे 4 हैं, 2 क्लोरीन एटम का मैंने याद करके रखा है 71, 71। तो 71 इंटू 2 142,
142 प्लस 12 154। इतनी बेसिक मैथ कर लेंगे, क्योंकि अब आपको ये तेज तेज आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको दिमाग में सोचते ये सब आना चाहिए। तो यहां पे हमारा मोल्स ऑफ बेंजीन निकल गया, मोल्स ऑफ CCl4 निकल गया, ठीक है। अब क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बहुत बहुत आराम से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना हो। मोल फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन विल बी मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल यानी कि मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4। मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4 यह आ गया आपका 30/78/30/78 प्लस 70/154। क्या आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा स्वाहा। ऐसे CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल्स ऑफ CCl4 अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4 निकाल लीजिए भाई। या फिर और आसान तरीका 1 में से माइनस कर दीजिएगा जो भी इसका मोल फ्रैक्शन आए, है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी सोल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। ये भगवान का आदेश है, ठीक है। मान मत लीजिएगा, भगवान का आदेश है, हमने प्रूव किया था इसको कल। हो जाएगा सबका ये। कर लीजिए जल्दी से। शिशिर भाई साहब आज सोए रहे थे क्या? ओहो। पॉइंट 0.459 इसका गुड 0.459 नाइस। तो इसका आ जाएगा 0.541 ऐसा कुछ, ऐसा ही। हाँ ठीक है 0.54 गुड गुड गुड। क्या ये सबको समझ में आया? कोई भी करने में दिक्कत इसको? बस कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा है। क्या किया हमने इसमें, हमें परसेंटेज बाय मास दिया था, हमने परसेंटेज बाय मास की डेफिनेशन लगा दी। जब मैंने परसेंटेज बाय मास बताया था बेटा, तो मैंने ये बताया था कि x परसेंटेज बाय मास अगर किसी चीज का है तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सोल्यूशन हम अज्यूम कर लेंगे और उसमें x ग्राम सोल्यूट ले लेंगे और बाकी सॉल्वेंट। x ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो 100 माइनस x ग्राम सॉल्वेंट हो गया। वही चीज इसमें लगाई है। बेंजीन है सोल्यूट, CCl4 है सॉल्वेंट। 100 ग्राम सोल्यूशन लिया, उसमें बोल रहा 30 ग्राम बेंजीन है। 30 ग्राम बेंजीन है तो 70 ग्राम सॉल्वेंट हुआ, 70 ग्राम CCl4 हुआ हमारा। तो मोल्स दोनों के निकाल लेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। दोनों के मोल्स निकालिए, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। एक का मोल फ्रैक्शन आया, दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस दैट, वो पक्का 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 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सबने नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है कि ओ ओ ओ नाइस, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी कैपिटल M of each of the following solution. Good, 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 good. बोल रहा 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला बताइए। मोलैरिटी का फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इन लीटर कभी मत भूलिएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अच्छा, क्या हमें गिवन मास दिया है कंपाउंड का? गिवन मास दिया 30। क्या हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए कुछ है x, मोलर मास इसका x है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 4.3 लीटर दे रखा है, हमें बस पुट करना है, तो 4.3। अब जब हम x निकाल लिए तो क्या मोलैरिटी आ गई? कुछ इसमें दिक्कत वाली बात? आइए x निकाल लेते हैं। CONO3 का होल ट्वाइस, कोबाल्ट, कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मेरे को भी नहीं याद। कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 50 से 60 के बीच में कुछ होता है, 58 वगैरह। रुकिए, गूगलू करिए, गूगलू। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोबाल्ट कितना? 56 होता है पक्का? गूगल कर लेते हैं यार, इसमें क्या, ये इंफॉर्मेशन है भाई, इसमें क्या है? मोलर वेट, हमें दिमाग थोड़ा लगा। मोलर वेट ऑफ कोबाल्ट CO 59। चलिए, मेरा अप्रोक्सीमेशन अच्छा था। 59 ठीक है। तो 59 प्लस N का 14, O का 16, 16 3 48 प्लस 4 52 प्लस 10 62, इस पूरे का 62 हुआ, 62 इंटू 2 124। x की वैल्यू आ गई 59 प्लस 124 विच इज 174 183 ना, चेक कर लीजिए, ठीक है 183। तो क्या हम x की जगह 183 रख दें? 30 अपॉन 183 डिवाइड बाई 4.3, क्या हमें मोलैरिटी की वैल्यू मिल जाएगी? ओह शिट, यस, गुड। 6H2O बचा रह गया मेरी नजरों से, अबू भाई ने याद दिला दिया। हाँ, प्लस 6H2O, H2O का क्या होता है? 18, 18 6 108, 108 की ना, 18 6 108। तो 183 8 191 291। तो x की वैल्यू बताओ भाई, x की वैल्यू 291, जो भी होगा आंसर। कोई समस्या? जिसको नोट करना हो नोट कर ले, अगर किसी को करना हो तो। ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, सॉल्युबिलिटी।
0 पॉइंट और आगे m लगा देंगे, ठीक है, आ गई। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, करिए, ट्राई करिए। अगर आपने ना किया हो तो ट्राई कर लीजिए, वरना मैं बताऊं। हमेशा डेफिनेशन से चलिए, हमेशा। अगर मान लीजिए कहीं भी मोलैरिटी फाइंड आउट करने को दिया तो उसकी डेफिनेशन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप उसमें खोजिए कि हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे मिल सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैसे मिल सकता है, आपको बस इतना खोजना है। जैसे जब आप पजल कोई सॉल्व करते हैं, आपने पिक्चर पजल सॉल्व किए बचपन में, किए ना, इनके पीसेस अलग होते हैं और हमें फाइनल पिक्चर पता होता है, हमें बस उनको अरेंज करना होता है। तो जैसे उसमें हमें फाइनल पिक्चर दे के रखता है और बाकी चीजें बिखेर देता है और हमें उसको अरेंज करना है, वैसे यहां भी है, हमें फाइनल पिक्चर पता है, हमें फॉर्मूला पता है मोलैरिटी का कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको बस वो अलग अलग जो कंपोनेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स हर चीज के, वो सब आपको बस निकालने आने चाहिए। मतलब आपको कंपोनेंट केवल निकालने आने चाहिए, फाइनल पिक्चर आपसे आसानी से बन जाएगी। साइलेंट साइलेंट साइलेंट, खामोश। टिराई करिए, टिराई। और अगर आपने टिराई कर लिया हो तो मुझे बताइए, मैं आपके साथ करूं। हाँ नहीं नहीं हाँ। अच्छा सोचिए, अगर हमें H2S, मतलब अगर कहीं भी सॉल्वेंट गिवन ना हो तो आपको क्या मानना है? सॉल्वेंट वाटर। अगर सॉल्वेंट गिवन ना हो, सॉल्वेंट, मैं मास की बात नहीं कर रहा, अगर सॉल्वेंट गिवन ना हो कहीं भी तो आपको क्या मानना है? वाटर। दे रहा है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब H2SO4 का सोल्यूशन बनाया है, किसमें बनाया होगा? वाटर में। कुछ गिवन तो है नहीं, किसमें बनाया होगा? वाटर में। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं तो सर मान लेते हैं कि वाटर में बनाया होगा। तो अगर वाटर में बनाया होगा तो मेरे भाई ये बताओ कि व्हाट इज H2SO4? इफ वाटर इज सॉल्वेंट, व्हाट इज H2SO4? सॉल्यूट। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो H2SO4 सॉल्यूट है हमारा। अच्छा ठीक है भाई, ओके ओके सर। हा 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 हा, इधर देखिए, इधर इधर इधर। मोलैरिटी की डेफिनेशन ये बोलती है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, हमको इनिशियली एक 0.5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन दिया गया। इनिशियली हमको 0.5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन दिया गया। ओके, इस 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 0.5 अगर यहां रख दिया जाए, 0.5 मोलैरिटी हम 0.5 रख दें। अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता ना हो, जो कि हमें नहीं पता है, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो नहीं पता है,
पर क्या हमें इस सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है जो इनिशियली दिया गया है हमें 30 ml, और इस 30 ml को हम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके या 1000 से डिवाइड करके, अगर आप आसान भाषा में समझे कि 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना 1000 से डिवाइड करना होता है। इतना सबको आता? ओके ओके ओके, कंफर्टेबल। तो क्या हम इससे मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं? तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ गया? बताओ बताओ बताओ। 0.5 इंटू 30 15 15 15 0.5 इंटू 30 इस 15 आया ना 15। अरे 0.5 हाफ होता है, 30 का हाफ 15, ठीक है। तो 15 इंटू 10 की पावर -3, ये है मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि हमें ये सोल्यूशन इनिशियली दिया गया था 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, और इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया है अप टू 500 ml। डाइल्यूट करना मतलब होता है सॉल्वेंट का एडिशन। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? पानी। यानी कि हमने अप टू 500 ml पानी मिला दिया। अच्छा, अब बहुत ध्यान समझिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 500 ml पानी मिलाया है, इसका मतलब ये नहीं है। हमने इतना पानी मिलाया है कि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml हो गया है। बारीक सा अंतर है। यहां पे ये नहीं लिखा है कि हमने 500 ml पानी मिलाया है, यहां पे ये लिखा है कि जो सॉल्यूशन हमें इनिशियली 30 ml का दिया गया था उसमें हमने इतना पानी मिलाया है कि वो फाइनली 500 ml का हो गया। हाँ, डाइल्यूटेड टू 500 ml, गुड, डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है। तो हमने इतना रिक्वायर्ड पानी मिलाया है कि वो 500 ml हो गया, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो है 500 ml, 0.5 लीटर। अच्छा, जब हम इस इनिशियल सोल्यूशन में पानी मिला रहे थे, क्या कहीं मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट तो वही का वही रहेगा जो इनिशियली था। H2SO4 के जितने मोल इसमें थे उतने ही फाइनली भी रहेंगे, बस पानी की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। यानी कि जो हमने इनिशियली मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लिया यही हमारा फाइनली भी रहेगा 15 इंटू 10 की पावर -3। और फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइनली 500 ml, या फिर क्या हम बोलते हैं 0.5 लीटर। और मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट 15 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर 0.5, विच इज 0.5 से ये काटेंगे 30 इंटू 10 की पावर -3 विच इज 0.003 मोलर। किसी को कोई समस्या? सोच लीजिए। 0.3, ओके ओके, हाँ ठीक है, 0.3 होगा। मेरी मैथ्स कमजोर हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। 0.03। किसी को कोई समस्या? सुनिए हमने क्या किया। हमारे पास एक इनिशियल सॉल्यूशन लिया गया जो कि था 0.5 मोलर H2SO4 का, ठीक है। अब देखिए मैं इसको एक और तरह से सॉल्व करता हूं। आपने ये तरीका देखा? देखा 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 देखा, ओके, हटाते हैं। अब मैं आता हूं एक डेफिनेशन पे। 0.5 मोलर H2SO4 का मेरे लिए मतलब है, 0.5 मोलर H2SO4 का मेरे लिए मतलब है कि अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन लूं तो उसमें 0.5 मोल
H2SO4 होगा। अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन लूं तो उसमें कितना मोल H2SO4 होगा? 0.5 मोल। मोलैरिटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मोलैरिटी क्या होती है भाई? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को 1 ले लूं, अगर मैं 1 ले लूं तो जितना मोल ऑफ सोल्यूट आएगा उतनी मोलैरिटी आ जाएगी, है ना? तो अगर मोलैरिटी 0.5 है तो मेरे मोल्स ऑफ सोल्यूट भी तो 0.5 आ गया। तो अगर मैं इसको 1 लीटर सोल्यूशन एज्यूम कर लिया तो मेरा 0.5 मोल H2SO4 आ गया, ठीक है। पर इस सोल्यूशन का 30 ml लिया गया है। अगर हम 1 लीटर लेते तब तो हमें 0.5 मोल H2SO4 मिलता, पर हमने 1 लीटर थोड़ा लिया, हमने 30 ml लिया है। हमने कितना लिया है? 30 ml लिया है। तो उसमें कितने मोल H2SO4 होंगे हमको वो देखना है। तो समझिए यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ा था। 1000 ml सॉल्यूशन में 0.5 मोल H2SO4। सब लोग इस बात से सहमत हैं? सब लोग यानी कि 1 ml सॉल्यूशन में 0.5/1000 मोल H2SO4। सब लोग इस बात से सहमत? सब लोग सहमत? अरे यूनिटरी मेथड। और कितना ml हमने लिया? 30 ml, यानी कि 30 ml सोल्यूशन में कितना मोल H2SO4? 0.5/1000 इंटू 30, इतना मोल H2SO4। क्या हमारे मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए? मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दे रखा है कि दिस गिवन सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दे रखा है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज V final is 500 ml which is 0.5 लीटर। तो मोलैरिटी क्या आएगी? ये निकालिए, 0.5 इंटू 30 वही 15 डिवाइड बाई 1000 यानी कि 15 इंटू 10 की पावर -3 लिख दूं डिवाइड बाई 0.5। क्या वही आंसर आया है? 30 इंटू 10 की पावर -3 विच इज 0.03 मोलर। समझ में आया? इस मेथड से समझ में आया या पिछले वाले से, जैसे भी समझ में आया हो, सब एक ही है। घूम फिर के सब एक ही चीज है। धरती गोल है भाई साहब, हम एक ही चीज पे पहुंचेंगे घूम फिर के। जिसको ना समझ में आया बताए। कोई भी दिक्कत भाई साहब, आपको कोई भी दिक्कत पक्का? कोई भी संकोच ना करे, पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। खिसक जाओ। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg। अटक गया। हाँ, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल। जब मोलैरिटी तोतली हो जाती है तो उसको बोलते हैं मोलैलिटी। तो 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन हमें बनाना है। अब हम मोलैलिटी की डेफिनेशन पे जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? मोलैलिटी की डेफिनेशन पे। मोलैलिटी स्मॉल m सिग्निफाइज फॉर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इकलौता कंसंट्रेशन टर्म जिसमें सॉल्वेंट का जिक्र है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि 0.25 मोलल है। ओके। अच्छा, मैंने मान लिया कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट क्या? पानी दा।
तो क्या मैं इस सॉल्वेंट के मास को 1 kg मान लूं? एक किलो पानी, 1 किलो पानी, ठीक है। तो 1 किलो पानी अगर मैंने लिया, 1 किलो वाटर, तो उसमें मोलैरिटी क्योंकि 0.25 है सोल्यूशन की, तो क्या मैं बोल दूं कि 2.25 मोल्स ऑफ यूरिया मिला होगा? क्या 1 किलो पानी में 0.25 मोल यूरिया मिला होगा? है ना, है ना, है ना? क्या 1 किलो पानी में 0.25 मोल यूरिया मिला होगा? एग्री कर जाओ भाई। सुनो सुनो सुनो, मोलैलिटी की डेफिनेशन ये है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। यहां पे 0.25 आया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो हमें मोलैलिटी पहले से गिवन है, पहले से गिवन है, हमें मास ऑफ यूरिया निकालना है। अच्छा, तो 0.25 मैं यहां पे रख दूं। अब हमें एक अटपटी सी चीज दे रखी है और वो है मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें यूज क्या करना आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहता है, हम तुरंत पुट करके निकाल लें, पर हमें दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको कैसे करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन से हम मास ऑफ सॉल्वेंट तक कैसे पहुंचे? अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंच गए तो हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल गया तो फिर हमारा मास ऑफ यूरिया निकल जाएगा। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, गिवन वेट आ गया। मास ऑफ सोल्यूट हाँ नहीं मालूम, वही तो निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, वही तो निकालना है। और हमें मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। बताइए। हा हा हा, सोचिए सोचिए सोचिए। सब कुछ नजरों का धोखा है। हमारी आंखों के सामने कई बार सब कुछ दे रखा होता है, हमें दिखता नहीं है बस। बताइए। हाँ, सोचिए सोचिए सोचिए। और अगर आप नहीं सोच पाए तो फिर मैं सोचवाऊं आपको। माफ करिएगा, मैं नींद में हूँ क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं हूँ। हॉस्टल में लाइट नहीं थी बिल्कुल, और मच्छर हमें उठा के ले जा रहे थे। रूम में तो इतनी गर्मी थी भाई साहब कि मैंने अपना गद्दा रूम से निकाला है, नीचे कॉरिडोर में डाला है और वहाँ लेटा हूँ, पर वहाँ भी बहुत मच्छर थे, बहुत सारे मच्छर, अनगिनत, असंख्य। जो दे दनादन काटा है उन्होंने मुझे, पता नहीं ऐसा क्या प्यार था। हाँ आइए मैं आपको
सोचवाता हूं। अगर मोलैलिटी की डेफिनेशन पे जाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मैं x मोलर, अभी कैपिटल M पे आ गया मैं, कैपिटल M स्टैंड फॉर मोलैरिटी, स्मॉल m स्टैंड फॉर मोलैलिटी। ठीक, अगर मैं x मोलर सोल्यूशन ले रहा हूं, अगर मैं x मोलर सोल्यूशन ले रहा हूं, x मोलर सोल्यूशन, तो इसका मतलब है x मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, x मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली मुझे बताइए अगर मैं x मोलर सोल्यूशन ले रहा हूं, इसका क्या मतलब होगा? x मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। शानदार शानदार शानदार। भाई साहब हमारी सारी समस्या सॉल्व हो चुकी है। कैसे? आइए देखें। 1 kg वाटर ले लिया हमने, सॉल्वेंट इज वाटर हियर, एक्वा सॉल्यूशन। ओके ओके ओके। 1 kg वाटर ले लिया, हमें मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी दी हुई है, तो अगर x मोलैलिटी दी हुई है तो x ही हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाता। 0.25 मोलैलिटी दी है, यानी कि 0.25 विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ यूरिया। यानी कि 1 kg वाटर में हमने डिसॉल्व किया है 0.25 मोल यूरिया, 1 kg वाटर में, 1 kg वाटर में। किसी को कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए सब कुछ भूल जाए। और हम फिर से शुरुआत करें। 1 kg वाटर में 0.25 मोल यूरिया, ठीक है। अच्छा, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या है? NH2CO NH2 का 60 आएगा क्या? 60, 14 14 28 28 4 32 32 12 32 12 44 44 44 और 16 60 60। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया? 60। अगर यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 है तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मास ऑफ यूरिया आ जाएगा? मास ऑफ यूरिया आ जाएगा 60 मॉलिक्यूलर वेट। अरे भाई मोल्स क्या होते हैं? मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज 60, गिवन मोल्स इज 0.25, तो 0.25 इंटू 60 हमारा आगे गिवन मास, और वो कितना आया? 0.25 इंटू 60, यानी कि 60 इंटू 1/4 15 ग्राम। 15 ग्राम यूरिया। भाई साहब अब सुनिए, अब सुनिए, मैं आपको हिंदी में बोल के बताता हूं तो आपको मजा आएगा। 1 kg वाटर में 0.25 मोल यूरिया डिसॉल्व किया था हमने। 1 kg वाटर में 0.25 मोल यूरिया डिसॉल्व किया था हमने। एक और बार सुनते हैं। 1 kg वाटर में 15 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया था हमने। 1 kg वाटर में 15 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया था हमने। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 1 kg यानी कि 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम कितना हो गया? कितना? 1015 ग्राम। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 1015 ग्राम। ओके, क्या वहां पे? हाँ देखते हैं ना, देखते हैं। अच्छा, यहां पे 2.5 kg दिया है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, सही है। आइए बचपन में वापस चले। आ गया? गुड। आइए बचपन में वापस चले।
बचपन में वापस चलने से मेरा मतलब यह है कि जब 1015 ग्राम था, याद करिए वो दिन, याद करिए वो दिन जब 1015 ग्राम सोल्यूशन हमारे पास हुआ करता था, तो उसमें कितना यूरिया पाया जाता था? 15 ग्राम। तो अगर मैं 1 ग्राम सोल्यूशन ले लूं, 1 ग्राम सोल्यूशन ले लूं, तो उसमें 15/1015 ग्राम यूरिया पाया जाएगा। और हमें कितना ग्राम सोल्यूशन गिवन है? 2500 ग्राम। तो कितना यूरिया पाया जाएगा भाई? लीजिए, इतना यूरिया पाया जाएगा। मास ऑफ यूरिया कितना आया? कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए। 15 डिवाइड बाई 1015 इंटू 2500, 36.9 बाई 37 के अप्रॉक्स। किसी को कोई दिक्कत? भाई यूनिटरी मेथड लगाया हमने, हम बस डेफिनेशन पे गए, इतना ही सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, इतना ही। हमने क्या किया? डेफिनेशन पे गए, 0.25 मोलल देखा, हमारे दिमाग में आ गया कि साला 1 किलो पानी ले लेंगे, अगर 1 किलो पानी ले लेंगे तो 0.25 मोल यूरिया आ जाएगा हमारे पास। 1 किलो पानी में 0.25 मोल यूरिया, यानी कि 1 किलो पानी में अगर बाई मास देखें तो 15 ग्राम यूरिया 1 किलो पानी में। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस टोटल मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि 1 kg प्लस 15 ग्राम, यानी कि 1015 ग्राम। तो जब 1015 ग्राम सोल्यूशन लिया था हमने, तो उसमें कितना यूरिया डिसॉल्व था? 15 ग्राम। जब 1015 ग्राम लिया था, तो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना यूरिया डिसॉल्व? तो 2500 ग्राम में कितना डिसॉल्व? 2500 मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा लॉजिकल। करिए करिए करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। इससे पहले कि मैं खड़े खड़े सो जाऊं, जल्दी से नोट कर लीजिए।
यहाँ पे वो नहीं आती क्या नगर निगम वाली गाड़ी, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाली, आती है ना? अभी मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि मतलब कौन सा शहर, यूपी का ही कोई शहर था, उसमें वही नगर निगम वाली गाड़ी आई और आदमी अपना वही बजा रहा होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कोई आदमी सो रहा था, उसको डिस्टर्ब हुआ तो उसे जाके आदमी को ठोक दिया। अरे इतना भी क्या बुरा गाना है भाई, गाना तो ठीक ही है वो। उससे बुरे बुरे गाने आजकल हनी सिंह बना रहा है, उसको ठोको। मैं हनी सिंह का कमबैक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। किसी को बढ़िया लगा क्या? किसी ने सुने हनी सिंह गाने? फिर पहले वाले ठीक थे, पहले वाले ओके ओके। अब किसी को समझने में कोई भी दिक्कत? स्टाइलस कहाँ रख दिया? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ओके, गायब हो जाओ, हो जाओ। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट ए मोलैलिटी, बी मोलैरिटी एंड सी मोल फ्रैक्शन of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is this. किसी ने ट्राई किया है? किसी ने भी ट्राई किया है? किसी ने भी ट्राई किया है क्या? देखिए हमें क्या क्या गिवन है, सुनिए। हमें बोल रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जाया करिए। बोल रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास, बहुत इंपॉर्टेंट, पीला नहीं, आई एम बोर्ड विथ पीला, विच कलर शुड आई चूज? वी चूज वाइट, नो आई विल चूज ग्रीन। हाँ सुनिए 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 सुनिए, बोल रहा है कि परसेंट वेट बाय वेट कितना है? 20। यानी कि देखिए Ki है और उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया हुआ है, यानी कि Ki इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 20% मास बाय मास एक्वा सोल्यूशन ऑफ Ki, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम Ki। फिर से करेंगे, 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम Ki। ओके 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 ओके, पक्की बात। अब इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर ml। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके ओके। हाँ, हमें निकालना क्या क्या है? हमें ये चीज दे रखी है जिससे हमने ये चीज निकाली, और हमें ये चीज दे रखी है, ये दो चीज दे रखी है। हमें निकालना क्या क्या है? ए मोलैलिटी स्मॉल m, बी कैपिटल M मोलैरिटी, एंड सी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, यानी कि XKi। ठीक है, ये तीनों चीज निकालनी है। अच्छा, इन तीनों चीजों में सबसे कॉमन क्या है? अगर डेफिनेशन में जाए, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। मोल फ्रैक्शन इज मोल्स ऑफ Ki, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यानी कि इन सब में अगर हम कॉमन चीज देखें तो हमें निकालनी है मोल्स ऑफ Ki। इसमें भी मोल्स ऑफ Ki निकालना है, इसमें भी। सबसे पहले वही कर लेते हैं, है ना? वही कर लेते हैं। मोल्स ऑफ Ki कैसे निकालेंगे भाई? मोल्स ऑफ Ki गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट क्या है?
गिवन वेट क्या है? अरे 20 ग्राम हमने निकाला ना कि 100 ग्राम सोल्यूशन मान ले रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम क्या ही होगा, तो गिवन वेट विल बी 20। मॉलिक्यूलर वेट के का होता है 39, जहां तक मुझे याद है के का होता है 39 और आई का होता है 108 शायद 166। ओके लेट मी चेक फॉर के का क्या दे, के का क्या है 39 शायद, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छा टोटल 166 है, ओके चेक ही कर लीजिए यार, याद हो जाएगा उसमें क्या है। मोलर वेट ऑफ के 39, के का सही है 39, आई का देख लेते हैं। ओ माय गॉड क्या दे दिया, क्या दे दिया ये, मोलर वेट ऑफ आई, मोलर वेट ऑफ आई आयोडीन लिखना पड़ेगा लग रहा है 127 प्लस 39 127 प्लस 39 दिस विल बी 136 166 यानी कि गिवन वेट हमारा था 20 ग्राम, मोलर वेट क्या आया 166। क्या हम इससे मोल्स ऑफ क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ क्या निकल गया, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा मोलैलिटी विल बी मोल्स ऑफ के आई 20/166। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं ना, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप, ना करें तो ज़्यादा बेटर है पर कर सकते हैं। 20/166 0.12 आ रहा है 0.12, ठीक है। अच्छा अब देखिए बोर्ड में देखिए अरे मोल्स ऑफ के आई, हाँ मोलैलिटी विल बी मोल्स ऑफ के आई अपॉन मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर, मास ऑफ वाटर इन केजी, मोल्स ऑफ के आई हमें दे रखा, मास ऑफ वाटर। अच्छा अगर 100 ग्राम सोल्यूशन था 20 ग्राम के आई था, कितना ग्राम सॉल्वेंट, 100 माइनस 20। एक बात याद रखिए, काला कहां से चल गया भाई, भूत मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। तो 100 ग्राम सोल्यूशन हमने एज्यूम किया, 20 ग्राम की आई हमें बाई स्टेटमेंट पता चल गया, इसलिए हमें ये मिल गया है, हमें ये मिल गया है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते समय हम क्या करेंगे, इसको बस इधर लाएंगे, तो 100 माइनस 20 इट विल बी 80 ग्राम्स। अच्छा अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट तो चाहिए पर इन केजी चाहिए, तो क्या हम इसको 10 की पावर 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 इंटू 10 की पावर, ये आ गई आपकी मोलैलिटी। कोई दिक्कत। अच्छा हा मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हमारे पास एक बहुत ही तगड़ी चीज है विच इज मास ऑफ सोल्यूशन, पर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो क्या आपने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, क्या आपने पढ़ा है? अच्छा तो क्या हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन है, ना, क्या हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा, हमारे पास इसमें दो चीज है, तीसरी चीज निकल जाएगी,
मास ऑफ सोल्यूशन है 100, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.202। क्या हम इससे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी V इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.202 और वो कितनी वैल्यू आएगी? कितनी ये देखिए आपने एक्सटेंशन मान लिया। सुनिए, मैंने इसीलिए अलग से V रिजल्ट लिख दिया था। V इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि 100 अपॉन 1.202 एंड इट इज 83.19। वॉल्यूम इज 83.19 ml। ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वी हैव वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, कैन वी कन्वर्ट इट इनटू लीटर? कैन वी? तो 83.19 इंटू 10 की पावर -3 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। आंसर क्या था इसमें? कुछ नहीं। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इसकी, कुछ नहीं। हाँ, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI विल बी मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल मोल्स विच इज मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ वाटर। दो ही कंपोनेंट से तो सोल्यूशन बना है, KI से और वाटर से। तो मोल्स ऑफ KI अपॉन मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ओके, मोल्स ऑफ KI क्या आ गया? 0.12 निकाल चुके हैं हम अलग से यहाँ पे। ठीक है, फिर से मोल्स ऑफ KI 0.12। मोल्स ऑफ वाटर कहीं नहीं निकाला। 100 ग्राम सोल्यूशन था, 20 ग्राम KI था। वाटर कितने ग्राम? 80। अरे 80 ग्राम वाटर दिया तो मोल्स ऑफ वाटर विल बी 80 अपॉन मोलर वेट 18। मोलर वेट ऑफ वाटर इज 18, तो मोल्स ऑफ वाटर विल बी गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। ठीक है, तो 0.12 डिवाइड बाय 0.12 प्लस 80 अपॉन 18। क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। करिए। मैं सारा कैलकुलेट करके आपके सामने रख दे रहा हूँ। 0.12 डिवाइडेड बाय 0.08। क्या मोलैलिटी 1.5 आ रही है? क्या मोलैरिटी 0.08319 1.44 आ रही है? ठीक है, दिस इज मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। गालो यार, देखते ही बोरिंग लग रहा है वो। हाँ, 0.02। बस, क्या दिक्कत? What's the problem? कोई समस्या? कोई भी समस्या? कोई भी? हाँ, नहीं यार, मतलब वैल्यू पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे। मतलब ऊपर नीचे अगर आपने वैल्यू पॉइंट मिस कर दिया तब मार्क्स कटते हैं। जैसे पता है आपने वो देखा हो, जब CBSE कोई सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर वो रिलीज करती है तो उसके साथ मार्किंग स्कीम रिलीज करती है। मार्किंग स्कीम में
आपको दिखाई देगा किस किस वैल्यू पॉइंट पे कितने मार्क्स मिलते हैं। तो बस आप वो वैल्यू पॉइंट मिस ना करें, आप ऊपर नीचे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मिस ना करें। और मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, बोर्ड के पेपर बहुत ही लीनियंटली चेक होते हैं और बहुत ही रैंडमली चेक होते हैं, बहुत। मैं बोर्ड के पेपर के लिए कुछ नहीं पढ़ के गया था, मेरे आ गए थे, कुछ नहीं पढ़ के गया था, मतलब विश्वास मानिए मैं कुछ नहीं पढ़ के गया था। 96% आए थे मेरे। और कुछ नहीं का मतलब मैं 6 घंटे पहले किताब खोल के गया हूँ, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो मतलब ऐसा केस मैंने देखा है। केमिस्ट्री और मैथ तो चलिए एक बात हो गई कि ठीक है, बच्चे इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं जेई वगैरह का कि उन लोगों को मैथ और केमिस्ट्री आसान लगती है। फिजिक्स फिर भी थोड़ा बच्चे घबराए रहते हैं क्योंकि फिजिक्स का पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आता है। तो मैंने ऐसे केस देखे हैं अपनी क्लास में भी और अपनी सीनियर बैच में भी कि जहाँ बच्चा 30-40 नंबर का सही अटेम्प्ट करके आ रहा है, बाकी उसने पेपर कुछ भर दिया, पर 30-40 नंबर का सही अटेम्प्ट करके आया बस 70 नंबर के पेपर में। 70 नंबर का पेपर हमारे समय में होता था, अब मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। हाँ तो ठीक है, 70 का ये और 30 का प्रैक्टिकल। तो 70 नंबर का पेपर में से 30-40 का सही अटेम्प्ट करके आता है, और जब फाइनल स्कोर आता है, रिलीज होता है 95। कहाँ से उसको भी नहीं मालूम, क्या करके आए थे, पेपर भर के आया था। तो हमारे सर ने भी जब हम पेपर देने जा रहे थे तो एक ही बात बोली थी, क्योंकि मेरे को तो फिजिक्स बिल्कुल मतलब यहाँ से जाती थी, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से ऐसे। तो मेरे को सर ने बोला कि ऐसा है ना, बस कुछ भी भर देना, पेपर खाली मत छोड़ के आना। तो मैं तो बैठ के वहाँ पे कहानियाँ लिख रहा था, कुछ भी जो मेरे मन में आया था मैं वो लिख रहा था। जितनी मैंने फिजिक्स 6 घंटे में पढ़ी थी रात भर में, उतना मैंने पूरा लिख के आया था। उसने क्वेश्चन क्या पूछा मेरे को उससे मतलब नहीं है, उसने क्या पूछा मेरे को मतलब ही नहीं उससे। मैंने कहीं ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का वो 1/v + 1/u = 1/, वो सब देख लिया, मैं पूरा छाप दिया डेरिवेशन उसका। अगर उसने पूछा फॉर्मूला का, मैं डिराइव करके आऊँगा पूरा, मेरे को वही आता है। तो अगर आप पेपर में कुछ भी कायदे का लिख के आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख के आ रहे हैं, एग्जामिनर इन जनरल आपको नंबर दे देता है, वरना आपका लक खराब है। क्योंकि 99% लोगों को तो मिल जाते हैं, 1% लोग को नहीं भी मिलते हैं। जैसे मेरे को 10th में नहीं मिले थे। 10th में मेरे को जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, हिंदी और SST, सोशल साइंस और SST, सोशल साइंस और हिंदी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, जिसमें मेरे स्कूलिंग टाइम पे सबसे ज़्यादा नंबर आते थे। वही दोनों मेरे, हिंदी में मेरे आए 90 और SST में मेरे आए कुछ नहीं, हिंदी मेरा 87, SST में मेरा 90। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, किसी को भी नहीं। क्या? अरे तो ये वैसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें मेरे को 99-98 टाइप्स एक्सपेक्टेशन थी। और मेरे इंग्लिश में आया 98। मैंने इंग्लिश पूरे 2 साल नहीं पढ़ी। हमारे टाइम में नॉवल आता था, 10 नंबर का नॉवल आता था, ठीक है। और कुछ तो पता नहीं क्या क्या आता था। हाँ, 10 नंबर का नॉवल आता था ना। मैंने 9th में नॉवल पढ़ी है, ना मैंने 10th में नॉवल पढ़ी है। हाँ, गुलिवर ट्रैवल 9th में आती थी, और 10th में आती थी वो या तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और या तो कुछ एक और थी ऑप्शन में। हाँ, शेक्सपियर नहीं यार, शेक्सपियर नहीं, डायरी ऑफ, हमारी उतनी औकात नहीं थी शेक्सपियर पढ़ने की। तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के अलावा कुछ तो एक और आती थी, ठीक है। तो उनमें से मैंने कोई नॉवल ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, ठीक है। मैं बस जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मेरे बगल में जो दोस्त बैठा था, वो उसने मेरे को 15 मिनट में कुछ समझाया था, कुछ तो समझाया था नॉवल का, ठीक है। तो क्वेश्चन पता नहीं क्या आया था नॉवल का, मैंने जो समझा था मैंने वो लिखा था। उसने मेरे को समझाया था कि इस कैरेक्टर का जन्म कहाँ से हुआ, वो उसने पूरा स्टार्टिंग से मेरे को बताया था। अब क्वेश्चन में जो आया था मुझे पता ही नहीं क्वेश्चन में क्या आया था। मैंने जो नॉवल से समझा था 15 मिनट में, मैं पूरा वो छाप के आया था 2 पेज में। नंबर मिल गया 90। अगर मेरे को 97 मिले थे इंग्लिश में,
जो मेरे फाइनल मार्क्स थे 19 मार्क्स मेरे इंटरनल थे। आप समझिएगा, इंग्लिश का पेपर कुछ ऐसा था, इसमें मैं कहाँ समझाऊँ, ये सबका नोट हो गया। टोटल इंग्लिश का जो पेपर था वो हमारा 80 मार्क्स का था और 20 मार्क्स इंटरनल के थे। 10th क्लास, मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास 10th की बात है। 80 मार्क्स का हमारा जो फाइनल पेपर था बोर्ड्स का और 20 मार्क्स इंटरनल के थे। मेरे को बाकी सारे सब्जेक्ट्स में स्कूल में इंटरनल में 20 आउट ऑफ 20 मिले थे, इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश वाली मैम से मेरी खुन्नस थी, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता था इंग्लिश। साफ सी मेरे को इंग्लिश से मतलब ऐसी नफरत कुछ नहीं है, पर मेरे को वो लोग नहीं पसंद है जो फालतू की सुपीरियॉरिटी जमाते हैं कि हमें इंग्लिश आती है तो हम बड़े लोग हैं। क्यों भाई, भाषा ही तो है, ऐसा क्या है? मुझे हिंदी आती है, मैं बड़ा हूँ तुमसे, दिक्कत क्या है? तो मेरे को इंग्लिश में 20 में से 19 मिले थे इंटरनल में। मेरा फाइनल स्कोर जो था बना था 97, यानी कि मेरे को 80 में से 78 मार्क्स मिले होंगे। अब वो 80 में 78 बने कहां से, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मेरे को शर्म आ रही थी अपना इंग्लिश का मार्क्स देख के कि मेरे को ये एक्सचेंज कर दो हिंदी के नंबर से, क्योंकि मेरे अच्छे अच्छे दोस्तों के इतने नहीं आए थे और मेरे आ गए थे। और मेरे को इस चीज़ से बड़ी दिक्कत है कि जब डिजर्विंग बंदों के कम आए और फिर मेरे आ जाए तो मेरे को दिक्कत है इस चीज़ से। ठीक है, अगर मेरे आ रहे हैं तो आए, पर डिजर्विंग बंदों के भी आने चाहिए। मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ता था। अब मैथ साइंस में तो सब वही बराबर 95 96 वो सब चलता था। मेरे को ये था कि मेरे इंग्लिश के नंबर काट लो एसएसटी और हिंदी में दे दो यार। ये मार्कशीट लेके मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगा 78 इंग्लिश में बिना कुछ पढ़, क्योंकि मेरे से कोई पूछ लेगा कि आपने पढ़ा क्या, मैंने नहीं पढ़ा इंग्लिश, पढ़ा ही नहीं है। मेरे को नहीं पता एक्टिव पैसिव तो चलो फिर भी थोड़ा पता है, वो क्या क्या कराते थे भाई, एडिटिंग कराते थे, पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन, कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता भाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर भर के आ जाए ना बोर्ड्स में, खासकर मतलब लिखने का प्रैक्टिस होनी चाहिए, साफ लिखिए, जितनी आपकी अच्छी हैंडराइटिंग होगी उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मेरे एक दोस्त का लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ। एसएसटी का पेपर वो क्लास 10th में देके निकला लड़का। तो ऐसा होता है ना, पेपर डिस्कस कर रहे होते हैं हम लोग, ऐसे टॉपर के वो होते हैं ना, क्या मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा, ठीक है समझ लेना। तो हम लोग पेपर डिस्कस करते थे, मतलब हमारी पूरी ग्रुप। तो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोग कोई तो क्वेश्चन डिस्कस किए, नेशनलिज्म इन, वो एक चैप्टर चलता था हिस्ट्री का एसएसटी में। वो बोला कहाँ ये क्वेश्चन, कहाँ, मैंने तो लिखा ही नहीं इसका कुछ। तुम बोले क्यों नहीं लिखा तूने? बोले कहाँ ये क्वेश्चन आया था क्या? उसकी फटके चार, उसने क्वेश्चन ही नहीं देखा। वो होता है ना कि एक जगह हिंदी में दिया रहता है, फिर उसके नीचे इंग्लिश में दिया रहता है, ऐसा करके उसको कुछ तो कन्फ्यूजन हुआ, उसने वो क्वेश्चन ही नहीं देखा, 5 नंबर क्वेश्चन था। फिर वो एकदम उदास हो गया। फिर आगे हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्या वीडियो बंद हो गई है? अच्छा चलिए ठीक है, अरे चलने सब चलने। फिर हम लोग आगे पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक 5 नंबर क्वेश्चन आया, उसने फिर वो नहीं देखा था, उसके टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। अब उसकी हालत ख़राब है, वो घर कैसे जाए? ठीक है, उसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी ये सब मामले में की, और वो चूतिया झूठ भी नहीं बोल सकता था कि यार हाँ ठीक है पेपर ठीक गया है मेरा। तब तक के लिए बोल दो जब तक रिजल्ट आए, भाई इतना प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है, तब तक के लिए बोल दो। तो वो घर गया और घर में घुसने से पहले ही आंटी ने पूछा कैसा गया पेपर। उसका तो चेहरा उतरा हुआ था भोंदू एकदम। बोल रहा अच्छा गया। तो चेहरा क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? बोला वो 2 क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए, छूट गए, निकलो बाहर, निकलो। घर से बाहर निकाल दिया उसको, ठीक है। फिर घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये केस हुआ। नाउ कम्स द रिजल्ट डे। उस बंदे का नाम चलिए मैं आपको पब्लिकली नहीं बताऊंगा, अभी वो आईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है। उस बंदे के एसएसटी में आए
उसको बकायदा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला था, 100 में से 100 आए थे उसके। और दोनों बार उसने बोर्ड में टॉप किया, हमारे यहाँ से दोनों बार उसने बोर्ड में टॉप किया। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं। जब सारे टीचर लोग, सब लोग, बच्चे लोग सोच के बैठे थे कि या तो मैं कर रहा हूँ या तो मेरा एक दोस्त था यश अवस्थी, वो टॉप कर रहा है, तो वो ये बंदा टॉप करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी और यश अवस्थी दोनों की राइटिंग एकदम, इस बंदे की राइटिंग शानदार शानदार, मतलब ये स्पीड में भी लिखता था तो एकदम मस्त कर्सिव और बहुत नीट। तो राइटिंग वगैरह का बहुत इफेक्ट पड़ता है। सोचिए इस बंदे का 2 क्वेश्चन छूट गया, 10 नंबर का पार्ट छूट गया, फिर भी इसके फुल आ गए। और ऐसा नहीं कि कोइंसिडेंटली हुआ था, इसके हर पेपर में वैसे नंबर आए और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इसने टॉप किया। क्यों? क्योंकि राइटिंग बहुत शानदार थी। 10th में भी 12th में, दोनों क्लासेस में ऐसा हुआ है। 10th में भी हुआ है, 12th में भी हुआ है, बीच में 11th में नहीं हुआ, क्योंकि 11th में घर पे जची कॉपी, मतलब स्कूल में जची। तो स्कूल में तो राइटिंग क्या देखेंगे, स्कूल में तो हमें देख के नंबर मिलते हैं। तो राइटिंग अपनी कायदे करके जाएगा, वो ब्लू ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन सब बैठा के जाइएगा कि हम ब्लू फिर ब्लैक, और कोई पॉइंट्स लिखिए तो उसको पेंसिल से हाईलाइट वो मार्क कर दीजिए नीचे, ये सब बहुत वो सब रहता है। इसके नंबर मिलते हैं, बाकायदा मिलते हैं, बाकायदा। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं था, इसलिए मैं सब कुछ एक ही पेन से करके आया था, एकदम जिस राइटिंग में लिखता हूँ उसी राइटिंग में 100 के लिख के आया था, पर फिर भी 96 मिल गए थे। मतलब इस बंदे को 96.8 मिले थे 12th में, मेरे को 96 मिले थे। कितना डिफरेंस, ठीक है, 4 नंबर का डिफरेंस। तो जो भी है, बोर्ड के लिए है कि आप सही लिखिए, गलत लिखिए, कॉपी भर के आइएगा, बस मेरी विनती। चलिए टॉपिक पे आते हैं, भटक गए हम लोग। क्या ये आगे बढ़ सकता है? बढ़ जाओ, ओके। कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं इसमें। मैं पीछे कैसे जाऊँ? पीछे जा सकता हूँ मैं? प्लीज़ प्लीज़ जाने दो, थैंक यू। ओ कहाँ था? यही था ना, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड और न्यू स्लाइड और भी न्यू स्लाइड, इतनी काफ़ी होनी चाहिए। चलिए आइए आइए आइए, आ जाओ 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 आ जाओ। क्या यार, अब क्या ये वापस जाने को तैयार नहीं क्या? हाँ, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम बिना किसी समय की बर्बादी किए, और अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। आइए हम चीनी और पानी का घोल बनाएं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है आपके? एक शब्द होता है, क्या भूत, सॉल्युबल। एक शब्द होता है सॉल्युबल, हाँ, जो घुल जाए, शानदार, जो घुल जाए। तो सॉल्युबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है? घुलने का प्रोसेस, या घुलने का प्रोसेस तो कुछ और हो जाएगा। घुलने की क्षमता, द एबिलिटी टू बी सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी सॉल्युबल। कोई चीज एक गिवन सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सॉल्युबल हो सकती है, कितने अमाउंट में सॉल्युबल हो सकती है।
सॉल्युबल क्या होता है? जो घुल जाए। ल नहीं बनेगा। जो घुल जाए। और सॉल्युबिलिटी क्या है? घुलने की क्षमता। घुलने की क्षमता। Solubility is basically the maximum amount of solute, definition पे गौर करिएगा, the maximum amount of solute which can be dissolved in a given amount of solvent, which can be dissolved in a given amount of solvent at a constant temperature and pressure. The maximum amount of solute which can be dissolved in a given amount of solvent at a constant temperature and pressure, ये है solubility. एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। और ये एग्जाम्पल आप लोग घरों में ट्राई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। सब लोग वो जानते हैं भगोना, ठीक है? छोटा सा भगोना लीजिएगा घर में और थोड़ा सा पानी डालिए उसमें। भगोना लग रहा है, मतलब अज्यूम कर लीजिए लग रहा है, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, कोई बात नहीं, मैं बचपन में नहीं सीख पाया। ऐसा मैं सीखा था पर मेरी वो टीचर बहुत वो थी। हाँ सुनिए, तो भगोना, उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें चीनी मिलाना स्टार्ट करिए, ठीक है? तो पहले हम 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे। मान लीजिए ये मैंने पानी जो लिया है ये लगभग ले लिया है 1 लीटर, 2 लीटर नहीं, ज़्यादा ले लिया आपने। मैं लूँगा 0.5 लीटर, मुझे अलग रखना है आपसे। कितना ले लिया पानी मैंने? 0.5 लीटर। और इस पानी में मैंने चीनी मिलाना स्टार्ट किया, ठीक है? तो इनिशियली 1 चम्मच, 1 चम्मच मिलाया, मिल गई, बढ़िया। फिर 2 चम्मच मिलाया, मिल गई। 3 चम्मच मिल गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लो 10वें चम्मच पे हुआ ऐसा कि हम कितना भी मिला रहे हैं वो पूरी मिल नहीं रही है, चीनी सेटल डाउन होगी नीचे। 10वें चम्मच पे क्या होगा कि हम कितना भी मिला रहे हैं, हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि हम कितना भी मिला ले चीनी को, वो मिल ही नहीं रही है, पूरी घुल नहीं रही है, वो चीनी उसमें दिख रही है, नीचे सेटल डाउन हो गई है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने इस भगोने को एक गैस स्टोव पे रखा। हमने इस भगोने को एक गैस स्टोव पे रखा। कहाँ रखा? गैस स्टोव पे रखा। और गैस स्टोव पे रखे हमने फिर से मिलाना स्टार्ट किया। इस बार हमने देखा कि वो 10वीं चम्मच चीनी भी घुल गई, ठीक है? फिर 10वीं चम्मच चीनी भी घुल गई तो हमारी हिम्मत बढ़ गई, 11वीं चम्मच डाल के देखते हैं। 11वीं चम्मच चीनी भी घुल गई, 12वीं भी घुल गई, 13वीं भी घुल गई, 14वीं पे मान लो आके फिर पारा टक गया कि नहीं घुल रही, वो घुल ही नहीं रही। मतलब टेम्परेचर भी बढ़ाए जा रहे हैं,
फिर भी अब चीनी घुल नहीं रही, ठीक है। अच्छा तो नहीं घुल रही तो हम भी हताश निराश हो के बंद कर दिया हमने, गैस स्टोव बंद कर दिया। अच्छा गैस स्टोव बंद कर दिया, फिर हम चले गए कि अरे चलो सारा हटाओ, चल के कुछ और करते हैं, बिग बॉस देखते हैं। अब बिग बॉस में जब तक लड़ाई देखी, आधा घंटा 1 घंटा हो गया और भगोना ठंडा हो गया। वापस आके हमने भगोना देखा तो हम देखते हैं कि उसमें चीनी जमी हुई है, उसमें चीनी अलग से निकल के जमी हुई है। वो जो चीनी पानी में घुल गई थी हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, वो चीनी अब निकल के जम गई है। कैसे हुआ ये? टेम्परेचर कम हो गया, आपकी बात सही है, टेम्परेचर कम हो गया, सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। शानदार शानदार शानदार। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। सबसे पहले, अच्छा सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर है कि एक है सॉल्युबल नाम का शब्द। सॉल्युबल क्या है? जो घुल जाए, जैसा कि भाई साहब ने बताया। सॉल्युबिलिटी क्या है? घुलने की एबिलिटी, घुलने की क्षमता। कोई चीज एक सॉल्वेंट में कितनी ज्यादा घुल सकती है, कितनी ज्यादा अमाउंट में घुल सकती है। और फिर हमने फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन सोल्यूशन, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हम टेम्परेचर प्रेशर वेरी नहीं करेंगे और हम एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेके रखेंगे, तो उसमें मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं सोल्यूट, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। अब आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्यों। आगे स्लाइड। अरे यार ये फिर मिट जाएगा ना, क्या है इसको, चलिए ध्यान से देखिएगा। जब भी किसी लिक्विड में कोई सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा हो, जब भी किसी लिक्विड में कोई सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा हो, तो दो प्रक्रियाएं साथ में चल रही होती है, दो प्रोसेसेस साथ में चल रही होती है। एक का नाम है डिसोल्यूशन। एक का क्या नाम है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है घुलना। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? घुलना। इसका मतलब है घुलना। और दूसरी प्रक्रिया साथ में चल रही है, क्रिस्टलाइजेशन। दूसरी प्रक्रिया है क्रिस्टलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना। लंबी राइटिंग अलर्ट। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। अच्छा अब समझिएगा, जब हम कोई सल्यूट ले रहे हैं और उसको सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, जब हम कोई सल्यूट ले रहे हैं और उसको सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन कब बनेगा? सॉल्यूशन तब बनेगा जब ये सल्यूट उस सॉल्वेंट में घुल जाए। सॉल्यूशन तब बनेगा जब ये सल्यूट इस सॉल्वेंट में घुल जाए, यानी कि इस सल्यूट का सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन हो जाए। सॉल्यूशन तब बनेगा जब इस सल्यूट का सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन हो जाए। ओके
अच्छा, सॉल्यूशन जैसा कि हमने देखा, ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि भगोना जैसे ही ठंडा हो गया, चीनी बाहर की तरफ आके जम गई। जब चीनी बाहर की तरफ आके जम गई, अपनी फिर से सॉलिड फॉर्म में हो गई। क्या इनिशियली चीनी सॉलिड फॉर्म में थी, क्रिस्टल फॉर्म में थी, पर उसको जब हमने सॉल्वेंट में डाला, क्या वो लिक्विड फॉर्म में हो गई थी, मिल गई थी, घुल गई थी? पर फिर हमने उसको ठंडा कर दिया तो फिर से सॉलिड फॉर्म में हो गई। यानी कि पहले तो वो डिसोल्यूशन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ गई थी, डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन की तरफ गई थी, पर जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वो सॉल्यूशन फॉर्म वापस इस तरफ आ गया, वापस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की तरफ आ गया। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, डबल एरो बनाते हैं, डबल एरो डबल एरो डबल एरो। यस, रिवर्सिबल। मतलब अगर डिसोल्यूशन होगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। रिवर्सिबल रिएक्शन ये तो मतलब होता है, एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती है, एक बैकवर्ड में हो रही होती है। जब सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्यूशन होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलने लगेगा तो डिसोल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की तरफ रिएक्शन चली जाएगी। और जब सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन होगा तो रिएक्शन बैक आ जाएगी पीछे, सॉल्यूट पर सॉल्वेंट में। तो जब कोई भी सॉलिड किसी भी लिक्विड में घुल रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो ये चीज हो रही होती है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो सॉल्यूशन बनेगा, डिसोल्यूशन होगा। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो क्रिस्टलाइजेशन होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनेगा। ठीक है, अच्छा आप सुनिए, डिसोल्यूशन होगा या क्रिस्टलाइजेशन, ये किस चीज पे निर्भर करेगा? टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। शानदार बात, सुन के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। टेम्परेचर पे निर्भर करेगा कि डिसोल्यूशन होगा या क्रिस्टलाइजेशन होगा। लेकिन एक लिमिट तक टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, क्योंकि हमने देखा कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिर भी वो 14वां चम्मच घुल नहीं रहा। तब भी तो 14वां चम्मच बच गया ना, वो तो घुल नहीं रहा था। तो एक फाइनल चीज जिस पे ये निर्भर करता है वो है डेल्टा एच। डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझिएगा, अगर ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन की, किसी सल्यूट के किसी सॉल्वेंट में घुलने की ये जो प्रोसेस है, अगर ये एंडोथर्मिक हुई, अगर ये एंडोथर्मिक हुई, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट को अब्सॉर्ब करे, यानी कि उस प्रोसेस को कैरी आउट करने में हीट को लिया जाए, हीट का इंटेक हो। अगर ये प्रोसेस, अगर ये डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक हुई, तब तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मेरे साथ रहिएगा, अगर ये डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसे हुई? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होने का क्या मतलब है? कि हीट का इंटेक हो, रिएक्शन में हीट का इंटेक हो, मतलब हम कोई चीज गर्म करके उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, हीट का इंटेक हो रहा है। ठीक है, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तब तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे जब हम चीनी को पानी में मिला रहे थे तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे और घुलना ज्यादा हो रहा था, मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ रही थी, तो हम बता सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। पर मान लीजिए डिसोल्यूशन प्रोसेस आपकी
आपकी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक हो जाए। मान लीजिए कि आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए, फिर समस्या ये आएगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और वो प्रूफ कहां से होता है? वो प्रूव होता है थर्मोडायनेमिक्स में। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पर अभी ये मान लीजिए कि जब हमारी डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हमारी डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी घटेगी। इतना समझ में आया अच्छे से? इसको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, वरना क्योंकि मेरे को क्लियर करना पड़ेगा बोर्ड। ठीक है, लिखा जाए जल्दी। हाँ बताइए, ये क्या है? वुड यू लाइक टू इंस्टॉल नाउ लेटर? लिखा जाए जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम लोग। क्या इतना सबको समझ में आ गया है कैसे कोई सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है? दो प्रक्रियाएं साथ में चल रही है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। दो प्रक्रियाएं साथ में चल रही है, एक है डिसोल्यूशन, एक है क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन किस प्रक्रिया का नाम है? कि जब हम सॉलिड सल्यूट किसी लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, जब हम सॉलिड सल्यूट किसी लिक्विड में ऐड कर रहे हैं और उस सॉलिड सल्यूट की कंसंट्रेशन उसमें बढ़ रही है, डिसॉल्व हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन किस क्रिया का नाम है? कि जब वो सॉल्यूशन में मिला हुआ सल्यूट वापस से सॉलिड्स के फॉर्म में कोलाइड करे। आगे बताते हैं। ये सबका हो गया? सबका हो गया? चलिए, ई का हो गया। हाँ देखिए, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किस प्रोसेस का नाम है? बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। और फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स हो कैसे रहा है भाई? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ये हो कैसे रहा है? जब बात यह है कि मान लीजिए ये हमारा एक बीकर, इसमें कुछ सॉल्वेंट, कुछ तो सॉल्वेंट है। अच्छा, अलग से दिखाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। गोला 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 गोला, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अच्छा, सल्यूट पार्टिकल्स को मैं दिखाऊंगा ट्रायंगल से।
जब हमारे सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड हो गए, घुल गए, मिल गए, उस प्रोसेस का क्या नाम है? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सॉरी, डिसोल्यूशन। अब सुनिए, हमने क्या किया, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये घुल चुके हैं ऑलरेडी। क्या है? घुल चुके हैं। अभी तक आप मेरे साथ हैं? साथ है ना? अब देखिए, अब ये है सरफेस, मैं ऐड कर रहा हूं 1 चम्मच और सॉल्यूट पार्टिकल। मैं ऐड कर रहा हूं 1 चम्मच और सॉल्यूट पार्टिकल, और इसको मैं कैसे दिखाऊं? स्क्वायर से, क्योंकि इसको मैंने जस्ट ऐड किया है, यह अभी घुला नहीं है। डिसोल्यूशन हैज नॉट टेकन प्लेस। इसको मैंने जस्ट ऐड किया है, यह अभी घुला नहीं है। तो ये मोस्टली तो सरफेस पे ही रहेगा, ज्यादा नीचे तो जाएगा नहीं। अब मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहां पे 2 टाइप के इस इंस्टेंट पे सॉल्यूशन में 2 टाइप के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। एक जो ऑलरेडी इस लिक्विड सॉल्वेंट में घुल चुके हैं, और एक जो नहीं घुले हैं। एक जिनका डिसोल्यूशन हो चुका है, एक जिनका डिसोल्यूशन नहीं हुआ है। अगर ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर जाएं, ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर जाएं, ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर जाएं, तो ये पूरा का पूरा जो सॉलिड वाला पार्ट है वो अलग निकल जाएगा क्रिस्टल के फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को, हाँ बताइए, मिल चुका मतलब? हाँ, तो उसने अपनी एग्जिस्टेंस थोड़ा ना खो दी है। आप बात समझिएगा, कोई भी सॉल्यूट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में जब घुल रहा है तो अपनी एग्जिस्टेंस थोड़ा ना खो रहा है। अगर वो अपनी एग्जिस्टेंस ही खो देता, वो अपना अस्तित्व खो देता, अगर चीनी पानी में मिलकर चीनी बचा ही ना रहता, तो हम उसको फिर वापस कभी रिकवर ही नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, पसीने में सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की होती है? पसीने में सॉल्ट की। ठीक है, आप मतलब गर्मी में मेरे साथ तो बहुत होता ही है कि जब मेरी शर्ट, मेरे को पसीना खूब आता है, और मान लीजिए मैंने डार्क कलर की कोई शर्ट पहन ली, ठीक है, स्पेशली कॉटन वगैरह की, तो पसीना खूब आया, शर्ट भीग गई, फिर जब शर्ट सूखी तो उस पर पूरा वाइट 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 हो गया। किसी ने कभी देखा? कभी देखा है? क्यों? क्योंकि पसीने में है सॉल्ट। अच्छा, पसीना तो बेसिकली एक लिक्विड है, और वो सॉल्ट्स लिक्विड में मिले हुए थे, तो अगर वो अपना अस्तित्व खो देते मिलने के बाद, तो क्या वो फिर से कभी वापस आ पाते? अगर मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक मिला दिया, और आपने फिर क्या किया कि पानी को, उस ग्लास ऑफ वाटर को जिसमें नमक मिला हुआ है, उसको आपने धूप में रख दिया, और अब 5 दिन धूप में रखेंगे, आपको नमक मिल जाएगा फिर से। हाँ, मिल जाएगा। भाई, समुद्र से नमक कैसे निकाला जाता है? समंदर से नमक कैसे निकाला जाता है? समंदर में होता है सॉल्ट, जो समंदर का पानी होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। गड्ढे बना दिए जाते हैं समंदर के पास में, पिट्स बना दिए जाते हैं। उन जब समंदर का पानी इधर आता है, लहर के फॉर्म में इधर आता है, तो वो गड्ढों में भर जाता है। अब गड्ढों में भर गया, अब वो सूरज के अंदर सूख रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। पानी धीरे धीरे क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा, वहां पे नमक बच जाएगा बस गड्ढे में। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिल गया है तो उसने अपना अस्तित्व खो दिया, ऐसा नहीं है। वो तब भी चीनी का मॉलिक्यूल ही है, तब भी वो चीनी का पार्टिकल है,
ये ट्रायंगल, ये तब भी चीनी का पार्टिकल घुलने के बाद भी, और ये बिना मिला हुआ चीनी का पार्टिकल है, अब ये मिला ही नहीं है। तो अगर ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए, टकरा गए, तो पूरा सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा, और पूरा सॉलिड पार्ट अलग होके किस फॉर्म में आएगा? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ अनडिजॉल्व्ड सॉलिड पार्ट, अनडिजॉल्व्ड सोल्यूट सॉलिड पार्ट and dissolved solute part is called crystallization. Formation of crystals due to collision between solid solute particles and solute particles in the solution is called crystallization. हाँ, इसकी सॉल्युबिलिटी खत्म क्यों? ऐसे रैंडम क्यों नहीं कर सकता? सुनिए, इसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी क्यों? मान लीजिए हमने किसी भी इंस्टेंस पे ये डाल दिया, एक चम्मच चीनी डाल दी और उसको मिलाया नहीं, कोलिजन तो हो ही रहा होगा, उस इंस्टेंस पे भी, क्योंकि भाई अभी वो चीनी मिली नहीं है, ये चीनी मिल चुकी है, दोनों के बीच कभी भी कोलिजन हो सकता है, केवल सॉल्युबिलिटी खत्म होने के इंस्टेंस पे क्यों होगा? ये प्रोसेस निरंतर चल रहा होगा, डिसोल्यूशन का और क्रिस्टलाइजेशन का। मतलब एक तरीके से डिसोल्यूशन मतलब क्या हो रहा है कि चीनी के पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, घुल रहे हैं सॉल्यूशन में, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब वो सॉल्यूशन से बाहर निकल रहे हैं। डिसोल्यूशन का मतलब है, डिसोल्यूशन इज सॉल्यूट पार्टिकल्स एंटर द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ पूछिए। हाँ बिल्कुल 10 बजे छोड़ दी जाएगी आपकी क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ कंटिन्यू करें ना करें, तो इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तक डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स एंटर द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जा रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं टकरा के, सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट आउट। और ये दोनों प्रोसेसेस लगातार चल रही हैं, लगातार। जिस मोमेंट पे इन दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिस मोमेंट में बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, उस मोमेंट पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स कांस्टेंट। उस मोमेंट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब हम जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपने ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ा हो, इसमें कुछ ऐड वैड करने का कुछ नहीं है भाई। अभी मैं क्या है यार, ये क्या चीज़ है? क्या है ये? सेविंग स्क्रीनशॉट्स। तो इनका मैं क्या करूं? अच्छा ये क्या है? ये क्या हुआ?
राइट विथ फाइन पेन और फिंगर। अच्छा सुनिए, क्या ही कर सकते हैं इसमें। हाँ हो गया। मैं आपको बता रहा था कि ये जो दोनों प्रोसेसेस है डिसोल्यूशन का और क्रिस्टलाइजेशन का साथ में चल रहा है, निरंतर साथ में। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मैं ऐसे बना दूं क्या? समझ पाएंगे आप लोग? फ्रंट एरो की तरफ डिसोल्यूशन, बैक एरो की तरफ क्रिस्टलाइजेशन। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट कहाँ जाता है? सोल्यूशन में। तो अगर सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल रहा होगा, डिसोल्यूशन हो रहा होगा तो सोल्यूशन में जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा तो वापस बैक जाएगा। दोनों की रेट, दोनों प्रोसेसेस की रेट जिस समय बराबर हो गई, सल्यूट इस चीज में और इस चीज में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बिकम्स कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? कौन सी प्रोसेस इनमें से बढ़ जाएगी? डिसोल्यूशन बढ़ जाएगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिसोल्यूशन बढ़ जाएगी। अच्छा, डिसोल्यूशन बढ़ गई। अब डिसोल्यूशन बढ़ गई तो फिर ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया किसी भी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम को छेड़ दिया हमने, जब हम इक्विलिब्रियम को छेड़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक तो एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, और वो नया इक्विलिब्रियम ऐसे फॉर्म होगा कि वो पुराने वाले रिएक्शन को रिवर्स करेगा, जो हमने चेंज किया है उसके रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पहले से है, उसको हम छेड़ दें, उसको हम डिस्टर्ब कर दें, व्हेन वी डिस्टर्ब एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम, वो फिर उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, देन अ न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, पहली बात। और वो उस डायरेक्शन में रिएक्शन करेगा कि हम इस चेंज को नलीफाई कर दें, जो हमने चेंज किया है उसको हम नलीफाई कर दें। एकदम ऐसे चली गई क्या बात? कोई बात नहीं। अच्छा, इतना बेसिक समझ में आया है अभी के लिए? इतना समझ में आया है? इसके आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, सभा समाप्त।